इस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ में आप सभी का वार्म वेलकम है। हम इस सीरीज़ के इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 को आज इस सीरीज़ में डील करेंगे। ये सेक्शन डील करता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, है ना। इसके बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि बेयर एक्ट हमें बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट of the facts not otherwise relevant become relevant and makes provision as a defending ground of accused। ये जो सेक्शन 11 है वो क्या है, एक डिफेंडिंग ग्राउंड है। कैसे डिफेंडिंग ग्राउंड है आपको एकदम समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे एक दो स्लाइड के बाद डिफेंडिंग ग्राउंड से। अंडर दिस सेक्शन द एक्यूज्ड कैन लीड एविडेंस एज टू द फैक्ट इनकंसिस्टेंट विथ इट और विच रेंडर इट्स एग्जिस्टेंस इम्प्रोबेबल और नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल। अब देखो, एक एक्यूज्ड है जिसने कोर्ट में एविडेंस लीड करना है, इवन कहाँ, कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन भी होगा, जो एविडेंस लीड करेगा E2 कहाँ, कोर्ट में। ये E1 और E2 अगर E1 प्रूफ हो जा रहा है तो E2 कभी हो ही नहीं सकता है, अगर E2 प्रूफ हो जा रहा है तो E1 हो ही नहीं सकता है। मतलब दोनों साथ में कभी रह ही नहीं सकते हैं। दे नेवर लिव इन द कंजुगलिटी, कभी दोनों साथ में होना ही नहीं है। इन दोनों को आप इवन अगर प्रूफ किसी ने कर दिया तो एविडेंस लीड कर दिया ऐसा कि जिससे E2 रहना, ये कैसे पॉसिबिलिटी, इसको समझो। अब प्ली ऑफ अलाबाई सेक्शन 11 में हम लोग पढ़ते हैं। प्ली ऑफ अलाबाई को समझने से पहले इस इमेज को आप देखिए। ये एक्यूज्ड है किस बात का, एक मर्डर हुआ है मुंबई में 30 मई को शाम के 5 बजे। इसमें इस एक्यूज प्रोसिक्यूशन ने किसको एक्यूज बनाया है, इसने लीड किया। प्रोसिक्यूशन इवन एविडेंस मान लीजिए लीड कर रहा है। अब जब ये एक्यूज्ड बना तो सेक्शन 11 क्या बोलता है, ये डिफेंडिंग ग्राउंड है ना। इसने एविडेंस लीड किया E2, जिसने इसमें ये बोला कि 30 मई को मैं 5 बजे इंडिया गेट पे था। आप बताओ, E1 क्या E2 कभी E2 एग्जिस्ट कर सकता है? कोई आदमी एक ही साथ, एक ही समय, एक ही दिन पे मौजूद हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है। अगर E1 प्रूफ होगा तो E2 डिसमिस होगा, अगर E2 प्रूफ होगा तो E1 डिसमिस होगा। मतलब E1 E2 दोनों की पॉसिबिलिटी कभी है ही नहीं। अब इस बात को आप समझो कि the accused can lead evidence as to the fact inconsistent with it or which render its existence improbable और नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल। मतलब इतना अगर एविडेंस प्रूफ हो जाता है तो उसके एग्जिस्टेंस इम्प्रोबेबल है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये आदमी एक्यूज्ड है, तो ये अगर इसका प्रूफ हो जाता है तो ये कभी दिल्ली में नहीं हो सकता, क्योंकि मर्डर अगर इसने किया है तो उसको उस समय उस दिन को बॉम्बे में, मुंबई में होना होगा। उसी प्रकार से अगर एक्यूज्ड का प्ली ऑफ अलाबाई प्रूफ हो जाता है विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, तो ये कभी पॉसिबल नहीं कि उसी ने मर्डर किया होगा बॉम्बे में। तो ये डिफेंडिंग ग्राउंड इस तरह से कि आप लीड कर सकते हैं ऐसे फैक्ट्स को जो कि दूसरे फैक्ट्स को जो फैक्ट इन इशू है और रिलेवेंट फैक्ट है उसको इम्प्रोबेबल बना दें, उसके एग्जिस्टेंस को हो ही नहीं सकता है। आइए समझते हैं। alibi, a plea of an accused under the Indian Evidence Act. The term alibi is a Latin word, implies elsewhere or some another place. In criminal law, this plea is employed by the accused against the commission of an alleged offense. भाई अगर इसने A1 ने क्या बोला, एलावाई मैं यहाँ नहीं था, तो इसका क्या टर्म है लैटिन में, नाम एल्सवेयर, मैं कहाँ था, कहीं और, अदर प्लेस, उसका नाम क्या है, तो दिल्ली। In such a situation, the prosecution has to discharge the burden satisfactorily. सबसे पहले तो A1 को आपको अगर आरोपी बनाना है, एक्यूज्ड बनाना है, तो you need some ground, तब तो आपने उसको ये आरोपी या एक्यूज्ड बनाओगे। Once the prosecution is successful in discharging the burden, it is incumbent on the accused who takes the plea of alibi to prove it with absolute certainty. जब एक बार आपको प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज्ड बना दिया है बॉम्बे वाले मर्डर केस में और उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री कुछ एविडेंस लीड कर दिया है कोर्ट पर, और आपने बोला कि नहीं, मैं तो उस समय उस दिन पे वहाँ पे मौजूद होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं था, क्योंकि मैं 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में था उस दिन, और उसी समय 1 घंटे के अंदर कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जिससे मैं उस समय 1 घंटे के अंदर बॉम्बे आ जाता।
लेकिन अब आपको एविडेंस लीड करना, ये काम प्रोसिक्यूशन का नहीं है कि आपको बताना है कि मैं दिल्ली में था। अब इसके लिए आप बॉम्बे से दिल्ली की टिकटें दिखा सकते हैं, इंडिया गेट पे गए होंगे तो जो वहाँ पे टिकट मिला होगा, या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो वहाँ पे उस समय खाने का बिल मिला होगा, या आप किसी हॉस्पिटल में दिल्ली में इलाज करा रहे हो तो उसका डिस्चार्ज बिल होगा। मतलब कि अब आपको पूरा का पूरा प्रूफ करना है विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आप ये बस कह नहीं सकते आपने बस टिकट दिखा दिया कि मैं दिल्ली का टिकट कटा चुका तो आप जाके मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप वहाँ पे थे, इसको प्रूफ करना है रिजनेबल डाउट, बियॉन्ड रिजनेबल डाउट के, प्री प्रेसिडेंस ऑन पे नहीं होगा, ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे। मतलब सिविल मामले में क्या होता है कि आपने शो कर दिया कि नहीं मैंने दिल्ली का टिकट है तो मैं चला, ऐसा नहीं, कोई डाउट नहीं हो जाए। आप टिकट कटा के भी तो आपने बॉम्बे से दिल्ली की टिकट कटाई, बॉम्बे से मुंबई से टिकट कटाया दिल्ली का, लेकिन वो टिकट आपने पॉकेट में रख लिया, मर्डर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये शो करना है कि आप गए वहाँ दिल्ली में भी थे या कहीं भी थे। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बॉम्बे और दिल्ली का, आप कहीं का भी दिखा सकते हैं। An alibi is not an exception in visage in IPC or any other law. It's not exception in IPC. आप ये जान लीजिए, it is a rule of evidence recognized by the section 11 of Indian Evidence Act and a fact inconsistent with the fact issue are relevant. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। When the accused took the plea of alibi, the burden of proof lies on him under section 103 of this act. मैं भी पहले से आपको बता रहा हूँ, अगर प्रोसिक्यूशन ने किसी को एक्यूज बना दिया एक मर्डर केस में, वो एक्यूज सेक्शन 11 में प्ली ऑफ अलावाई, मतलब मैं यहाँ नहीं था का हेल्प लेना चाहता है, तो वो हेल्प लेने से पहले उसे ये एकदम प्रूफ करना पड़ेगा विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, तो मैं वहाँ था का पूरा प्रूफ लाना पड़ेगा उसे। इफ़ अ पर्सन इज चार्ज विद अ मर्डर, ही इज अ प्रूफ दैट ही वाज एल्सवेयर, द प्ली ऑफ अलावाई हैज़ टू बी टेकन एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड हैज़ टू बी प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। ये सेक्शन 103 में क्या लिखा हुआ उसको थोड़ा सा समझ ले। जुरिस क्रैक पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं सारा जो भी बेयर एक्ट है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पार्टिकुलर फैक्ट क्या है? द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पार्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। आप जो एज ए एक्यूज, कोई एक एक्यूज क्या चाह रहा है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि उस समय वो मुंबई में मर्डर करने के टाइम में नहीं था, इस पर बिलीव करे, अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ द फैक्ट शैल लाई ऑन ए पार्टिकुलर पर्सन। अब क्या है, इलस्ट्रेशन देखिए, ए प्रोसिक्यूट बी फॉर थेफ्ट and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, A must prove the admission. B wishes the court to believe that at the time of in question he was elsewhere, he must prove. तो ये सारा कुछ अगर आपके फैक्ट्स हैं तो आपको खुद से ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा सेक्शन 11 रीड विथ सेक्शन 103। अगर आप इसको सर्टेनली प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे पता होगा, या आपने सेक्शन 8 में पढ़ा भी होगा कि इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस कोर्ट ले लेगा। When to raise the plea of alibi? In order for a plea of alibi to be effective, it is always wise to take the plea at the earliest possible time at the initial stage of a case. This stage could be the stage of framing of charge or preliminary hearing. सबसे पहला अपॉर्चुनिटी जो मिले उसमें आप इसको रेज कर दीजिए। However, in some jurisdiction, there may be required that the accused discloses a defense prior to the trial. On the contrary, jurists in other jurisdictions have held an opinion that the mandatory early disclosure of alibi is unfair, possibly even unconstitutional. अभी ये राय है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आप पे जैसे ट्रायल शुरू हुआ, आपके पास अगर सेटिस्फैक्ट्री कोर्ट को ये बताने का माध्यम एविडेंस है कि आप वहाँ पे नहीं थे, तो आप अर्लीस्ट ऑफ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ये बात बता दीजिए। अब कई जगह पे और आप जैसे सेक्शन 11 बस प्ली ऑफ अलावाई को नहीं डील करता, इन चीज़ों को भी डील करता है। जैसे आप एविडेंस लीड कर सकते हैं किस चीज़ की, नॉन एक्सेस ऑफ द हस्बैंड टू इंडिकेट इललेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। सेक्शन 112 याद होगा, जब हम प्रिजम्पशन पढ़ रहे थे तो प्रिजम्पशन में 3 तरह का प्रिजम्पशन था, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। मे में था क्या कि कोर्ट के पास डिस्क्रिएशन है, कोर्ट ले भी सकता है उसका प्रिजम्पशन, नहीं भी ले सकता है। शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को लेना है, और अगर पार्टी ने उसके अगेंस्ट में एविडेंस लीड किया और ये प्रूफ कर दिया तो उसका प्रिजम्पशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कंक्लूसिव प्रूफ की बात होती है, सेक्शन 112, सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 113 सेशन ऑफ 3, इसमें क्या है, अगर कोई सेक्शन, जैसे सेक्शन 112 में क्या है कि अगर कोई बच्चे का जन्म, बर्थ होता है ड्यूरिंग दी वैलिड मैरिज,
उसके कंटिन्यूस वैलिड मैरिज के कंटिन्यूस में, या डिसोल्यूशन हो जाने के 280 दिन के भीतर, और दोनों को एक्सेस मिला हुआ है हस्बैंड और वाइफ को, तो इसके लेजिटिमेसी पे कोई भी क्वेश्चन आप नहीं उठा सकता है, उस पर आप एविडेंस लीड कर ही नहीं सकते हैं। टिल डेट कोई नॉन एक्सेस का मामला कि आपको और हस्बैंड का और वाइफ के बीच में कोई नॉन एक्सेस रहा हो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, उस पर अगर कुछ है ऐसा कर सकते हैं नॉन एक्सेस का, बस आप एक ही जगह पे उसके एविडेंस लीड कर सकते हैं, नॉन एक्सेस। बाकी आप कुछ नहीं बता सकते, रिलेशन खराब था, ये था, वो था, कुछ नहीं। यहाँ पे एविडेंस आपको लीड करने के लिए खुद लॉ में, एविडेंस एक्ट में बस एक विंडो है, वो है नॉन एक्सेस। उसी तरह से सर्वाइवल ऑफ द एलिज्ड डिसीज, कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन ने कमीशन किया ऑफेंस है, कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मार के, कटप्पा ने बोला कि नहीं सटप्पा ने मारा है, तो इसको बताना पड़ेगा किसके द्वारा? कटप्पा को बताना पड़ेगा। एक बार कटप्पा आरोपी बन गया, उसने बोला सटप्पा ने मारा है सर बाहुबली को, सटप्पा का सारा काम, बर्डन ऑफ प्रूफ तो अपना निकालना पड़ेगा, सटप्पा ने कैसे मारा, क्यों मारा, तो उसके लिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सिर्फ सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, किसी ने सेल्फ इन्फ्लिक्शन कर लिया हार्म को, ये प्रूफ करना है आपको, तो आपको अपना बर्डन ऑफ प्रूफ तो निकालना देना पड़ेगा ना। नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारा चीज़ों में आप सेक्शन 11 का हेल्प लेते हैं। सेक्शन 11 को एक बार हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 11 के बेयर एक्ट को, बेयर एक्ट में जाके एविडेंस एक्ट सेक्शन 11, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट और रिलेवेंट। पहले रिलेवेंट नहीं था, बॉम्बे चाहे दिल्ली चाहे, उससे क्या मतलब, लेकिन अभी रिलेवेंट हो गया क्योंकि वो आर इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, जब वो इनकंसिस्टेंट बना रहे हैं किसी फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को, if by themselves or in connection with other fact they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant highly improbable or improbable। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे, क्या कलकत्ता में सर्टेन डे को कोई क्राइम हुआ? द फैक्ट दैट ऑन द डे ए वाज एट लाहौर इज रिलेवेंट, उस दिन तो लाहौर में था। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड व्हिच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल फॉर नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इट इज रिलेवेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड either by A, B, C, D or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and it was committed by either B, C, D was relevant. अब हर एक उसका फैक्टर कि उसमें एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स, उसके द्वारा इट वाज नॉट कमिटेड बाय ईदर बी सी डी, ये अपना लीड करेगा एविडेंस, बी एविडेंस लीड करेगा, तो ये डिफेंडिंग ग्राउंड है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कम से कम क्लियरेंस आ गया होगा सेक्शन 11 में कि क्या है सेक्शन 11। इसमें एक केस है विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। वी मस्ट बियर इन माइंड दैट अलाबाई नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो है नहीं आईपीसी में, इन विजाज इन द इंडियन पिनल कोड और एनी अदर लॉ, इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द फैक्ट विच आर इनकंसिस्टेंट फैक्ट आर इशू। ठीक है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है बिहार जुडिशरी का, कहीं कहीं आपको इस पर शॉर्ट नोट्स भी लिखने आ जाते हैं कि व्हाट इज प्ली और नॉट, आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में दिया जाता है, सब जगह यूज़ होता है। दूधनाथ पांडे का भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के सबसे पढ़िए, समझ में आएगा आपको क्या प्ली ऑफ अलावाई होता है, इसमें कैसे जिसने आरोपी होता है कैसे वो फैक्ट्री में काम होता है। ठीक है, इम्प्रॉबेबल है लेकिन नॉन एग्जिस्ट उस कर दिया, लेकिन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल था। इसमें बहुत अच्छा केस है, मैं बताता हूँ। प्ली ऑफ अलावाई स्टेट द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस of the accused at the crime scene by the reason of his presence at another place। ठीक है, कहीं और था, उस physical impossibility है। The plea can therefore succeeded provided that it shown that the accused was to date away with he could not be present at the place there was alleged crime was committed. Is alibi a best defense or not? The plea of alibi is explained by the expert in the same case, Dudnath Pandey. The purpose of alibi is not determine or prove anything, but merely boost a doubt within the mind of judge the accused was not present at the crime scene। अगर इतना बड़ा डाउट आ गया, आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, ये प्रोसिक्यूशन का स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन इसमें अपने डाउट लगाने लगे तो फिर तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कभी हो ही नहीं पाएगा। हम क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में तभी सज़ा दे पाते हैं, कन्विक्ट कर पाते हैं जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो, है ना। और आपने अगर डाउट लगाने लगे, द माइंड ऑफ अलाबाई इज नथिंग बट इज बूस्ट और डाउट, तो क्या ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
If this plea was made at initial proceeding, accompanied with strong and independent evidence, then there are more chances of acquittal or discharge of accused. Circumstantial evidence to determine alibi doesn't guarantee its acknowledgement by the court. The plea of alibi is not affirmative defense within the sense that it's an assertion to boost an inexpensive doubt on whether the accused is really a wrongdoer. ये पूरा कंसेप्ट है alibi का. इस पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर